Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 19 of the fourth chapter Motion in a Plane of class 11. It is also the last part of this chapter Motion in a Plane. In this part I am going to discuss the topics which are expression for centripetal acceleration and some NCERT text problems based on its formula. First of all, centripetal acceleration, अभिकेंद्र त्वरण, and it is in uniform circular motion. समरूप वृत्तीय गति में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब कोई पिंड वृत्त पर गतिशील होता है, सर्किल पर के सरकमफ्रेंस पर मोशन करता है, तो उसका स्पीड तो कांस्टेंट होता है हर जगह. एवरी पॉइंट ऑफ द सर्किल स्पीड ऑफ द पार्टिकल और बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेज continuously with time at every point of the circle. तो समरूप वृत्तीय गति में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में गतिशील पार्टिकल का या बॉडी का ऑब्जेक्ट का स्पीड हर जगह समान होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, बट उसका वेलोसिटी हर पॉइंट एवरी पॉइंट पर अलग अलग होता है. सर्किल के एवरी पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग होता है, और ऐसा इसलिए कि सर्किल के एवरी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का, बॉडी का या पार्टिकल का मोशन का जो डायरेक्शन है वह चेंज करता है टाइम के साथ. एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, बट इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, बट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग. देयरफॉर velocity also changes in uniform circular motion. तो समरूप वृत्तीय गति में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर्किल के एवरी पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर वेलोसिटी में चेंज होने से उस पार्टिकल में या ऑब्जेक्ट में जो सर्किल पर मोशन कर रहा है उसमें एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसका डायरेक्शन सेंटर की ओर होता है, और उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण कहा जाता है. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट में, और उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, सर्किल के सेंटर की ओर होता है. तो वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन which acts towards the center of the circle in uniform circular motion of the body. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने के लिए सपोज करते हैं कि कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट किसी सर्किल पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, हर जगह उसका स्पीड एवरी पॉइंट पर, सर्किल के एवरी पॉइंट पर उसका स्पीड सेम है, भी है, लेकिन उसके दो पॉइंट सपोज करते हैं सर्किल के सरकमफ्रेंस पर, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, और वहाँ जाहिर है कि दोनों जगह पर स्पीड का ऑब्जेक्ट का मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, और ऑब्जेक्ट का मोशन एवरी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉन करेंगे उस डायरेक्शन में उसका मोशन का डायरेक्शन होगा, मतलब उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का. तो ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉन किए हैं, तो ये स्पीड यहाँ पर, यहाँ वेलोसिटी v1 है, हालांकि स्पीड तो v होगा एवरी पॉइंट पर. ए पर भी स्पीड v, बी पर भी स्पीड v होगा, सी पॉइंट पर भी स्पीड v होगा, डी पॉइंट, माने जितने भी पॉइंट्स आप सपोज कर सकते हैं सर्किल पर, उसके प्रत्येक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर स्पीड सेम ही होगा. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वह स्पीड है v, मतलब सभी वेलोसिटीज़ का डिफरेंट पॉइंट्स पर सर्किल के मैग्नीट्यूड होगा, सभी वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड वह भी ही होगा. और ऐसा इसलिए कि एवरी पॉइंट ऑफ द सर्किल एट ए डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग द टेंजेंट विच इज रिप्रेजेंटेड हेयर. एट पॉइंट बी इस डायरेक्शन चेंजेज, टेंजेंट का डायरेक्शन अब चेंज कर गया, देयरफॉर वेलोसिटी चेंजेज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और अब जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. देयरफॉर in uniform circular motion, acceleration is produced
टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये देखिए रेडियस है ओ ए और ओ बी, दोनों का लेंथ सेम है, तो सेंटर की तरफ ए पॉइंट पर भी जब पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा और उस एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करेंगे। जब पार्टिकल बी पर भी आया, पहुंच गया सर्किल के सरकमफेरेंस के, तो इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जिसका डायरेक्शन स्मॉल ए, जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा। और इसी स्मॉल ए का मतलब एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सिंबल स्मॉल ए है। स्मॉल ए और स्मॉल एफ भी उसका सिंबल हो सकता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो इसके लिए एक्सप्रेशन हमको निकालना है। तो सपोज करते हैं कि कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है एक सर्किल पर जिसका रेडियस आर है, स्मॉल आर है, और बहुत स्मॉल टाइम में वह ऑब्जेक्ट या पार्टिकल सर्किल के सरकमफेरेंस के पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। वह टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टा है, डेल्टा टी। इन टाइम इंटरवल स्मॉल डेल्टा टी पार्टिकल रीचेज टू पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए कवरिंग एन स्मॉल आर्क डेल्टा एस। बहुत ही अल्प समय में, बहुत ही स्मॉल टाइम डेल्टा टी में कोई पार्टिकल या कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। सर्किल आर रेडियस का सर्किल है, स्मॉल आर रेडियस का सर्किल है, उस पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और बहुत ही एक शॉर्ट टाइम डेल्टा टी में पार्टिकल और ऑब्जेक्ट सर्किल के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच जाता है। और जो आर्क कवर करता है, आर्क इज डेल्टा एस एंड टाइम टेकन इज डेल्टा टी। स्मॉल टाइम डेल्टा टी में ये सब होगा, पार्टिकल ए से बी पर पहुंचेगा, तो यह चीज़ होगा स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में। और इस आर्क ए बी जो कवर किया डेल्टा टी स्मॉल टाइम में, आर्क डेल्टा एस, ए बी इक्वल टू डेल्टा एस कवर किया, तो आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल फॉर्म होगा वह भी स्मॉल होगा, क्योंकि आर्क स्मॉल है। आर्क इज द ए पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, that is AB. Part AB is represented by delta S, which is the arc covered by the particle or object during its uniform circular motion in a small time interval delta t। तो बहुत ही अल्प समय अंतराल डेल्टा टी में कण ए से बी पर पहुंच जाता है, जहां उसका वेलोसिटी ए पॉइंट पर v1 है और बी पॉइंट पर v2 हो जाता है। तो यू नो दैट एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसलिए इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा, कोई पार्टिकल मूव करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उस पर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। इस एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट किए हैं, जो कि सेंटर बी से बी के रेडियस बी ओ के अलोंग सेंटर ओ की तरफ एक्ट कर रहा है। और ए पॉइंट पर भी जब ऑब्जेक्ट है यहाँ पर भी, तो इस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्मॉल ए, ये भी रेडियली मतलब रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ टुवार्ड सेंटर एक्ट कर रहा है, और इसका एक्सप्रेशन हमें मालूम करना है। अब इसके लिए एक्सप्रेशन मालूम करने के लिए एक और फिगर हम स्केच करते हैं। यहाँ पर हालांकि ए पॉइंट तथा बी पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वह सेम है। मतलब एट स्पीड ए वेलोसिटी इज v1, एट पॉइंट बी वेलोसिटी इज v2। तो मॉड ऑफ v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2, magnitude of velocities at 2 points A and B respectively is same, that is v. Uniform circular motion है, therefore we can say it v. Now to find the expression for centripetal acceleration, two velocities v1 vector and v2 vector at 2 points A and B of the circle can be drawn at a single point O1 by line segments OP1 and O1P1 and O1Q1 respectively, inclined at angle delta theta. So difference in two velocities, that is v2 vector minus v1 vector, is represented by delta v along the line segment P1 Q1, obtained by joining the arrowheads of two line segments O1 P1 and O1 Q1 respectively. And delta V, the direction of delta V is inward. So and centripetal force produced in the body will also directed along the direction of delta V, that is along the center of the circle. डेल्टा वी का भी डायरेक्शन, जो कि दोनों वेलोसिटीज
v1 वेक्टर और v2 वेक्टर जो दोनों पॉइंट्स सर्किल पर हैं, ए और बी पॉइंट्स पर, ए तथा बी पॉइंट्स पर दोनों वेलोसिटीज है v1 और v2। तो इसको रिप्रेजेंट किया गया है एक ही पॉइंट O1 से लाइन सेगमेंट दो रेखाखंडों O1 P1 और O1 Q1 द्वारा। तो दो वेक्टर्स जो लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट है O1 P1 और O1 Q1, तो उनके हेल्प से उनके द्वारा दोनों वेलोसिटीज ए तथा बी पर जो वेलोसिटीज है बॉडी का, उसको रिप्रेजेंट किया गया है O1 P1 द्वारा। रिप्रेजेंट किया गया है ए पर जो वेलोसिटी है पॉइंट ए पर सर्किल का V1 उसको, और बी पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होकर V2 हो गया तो उसको रिप्रेजेंट किया गया है लाइन सेगमेंट O1 Q1 से। जो रेखाखंड O1 Q1 है इससे V2 वेलोसिटी, बी पॉइंट का वेलोसिटी V2 रिप्रेजेंट हुआ है, और दोनों के बीच का इंक्लिनेशन डेल्टा थीटा है। और यहाँ भी दोनों वेलोसिटीज के बीच जो आर्क माने ए से बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट चला गया, मूव किया कितने टाइम में, स्मॉल टाइम डेल्टा टी में। तो जो आर्क कवर हुआ बॉडी के द्वारा, सर्किल का जो पोर्शन है पार्ट ए बी, वह डेल्टा एस है, उसका लेंथ डेल्टा एस है, और जो एंगल फॉर्म हुआ इस आर्क के द्वारा वो डेल्टा थीटा है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो ट्रायंगल होगा, कर्व ट्रायंगल ए ओ बी और यहाँ जो ट्रायंगल O1 P1 Q1, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ जो इस ट्रायंगल में प्रत्येक ट्रायंगल में दो साइड्स OA और OB, जैसे इस कर्व ट्रायंगल OAB का OA साइड और OB साइड दोनों का लेंथ इक्वल है, और दोनों के बीच का एंगल डेल्टा थीटा है। और इस ट्रायंगल में भी ये साइड O1 P1 जो कि V1 को रिप्रेजेंट, ए पॉइंट पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है V2 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा लाइन सेगमेंट O1 Q1। तो इस ट्रायंगल में भी ये दोनों साइड्स O1 P1 और O1 Q1 का लेंथ सेम है, लेंथ इक्वल है। यहाँ भी OA तथा OB का लेंथ इक्वल है इस कर्व ट्रायंगल में भी, और दोनों के बीच का एंगल डेल्टा थीटा। यहाँ भी दोनों के बीच का, यहाँ भी इस ट्रायंगल O1 P1 Q1 में भी दोनों साइड्स O1 P1 और O1 Q1 इक्वल हैं, तथा इनके दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है डेल्टा थीटा है, यहाँ पर भी डेल्टा थीटा है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, इसलिए उनका जो साइड्स होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड, उसका रेशियो भी इक्वल होगा। देयरफॉर AB अपॉन OA इक्वल टू P1 Q1 अपॉन O1 Q1। और यहाँ पर एंगल AOB आर्क डेल्टा एक्स के द्वारा, AB के द्वारा, जिसका लेंथ डेल्टा एस है, उसके द्वारा एंगल फॉर्म हुआ है। तो एंगल AOB इन फिगर 1 एंगल AOB इक्वल टू डेल्टा थीटा इन फिगर 1 डेल्टा थीटा, जो स्मॉल एंगल फॉर्म हुआ है बाय द आर्क AB। एंड इस आर्क का जो लेंथ है AB आर्क का लेंथ है डेल्टा एस है, जो कि डेल्टा टी में डेल्टा टी, ये एंगल जो फॉर्म हुआ है डेल्टा टी सर्किल के सेंटर पर, वो डेल्टा स्मॉल टाइम डेल्टा टी में हुआ है, और आर्क कवर हुआ है कितना, डेल्टा एस, उतना ही टाइम में इन डेल्टा टी। इन टाइम AB आर्क का लेंथ डेल्टा एक्स है, इन टाइम इंटरवल स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और फिगर 2 में, ये फिगर 1 में हो गया, ये फिगर इन फिगर 1 एंड इन फिगर 2 एंगल V1 डेल्टा भी जो है रिप्रेजेंट करेगा। ट्रायंगल लॉ यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। O1 P1 प्लस P1 Q1 इक्वल टू थर्ड साइड जो होगा अपोजिट, थर्ड साइड से जो वेलोसिटी रिप्रेजेंट होगा वह V2 होगा यहाँ पर थर्ड साइड से, लेकिन उसका ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा इन दोनों के डायरेक्शन के। तो O1 P1 प्लस P1 Q1 इक्वल टू O1 Q1, O1 P1 प्लस डेल्टा भी, P1 Q1 डेल्टा भी है, O1 P1 V1 है, तो V1 वेक्टर प्लस डेल्टा भी इक्वल टू V2 वेक्टर, देयरफॉर डेल्टा भी इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। तो इन फिगर 2 डिफरेंस इन वेलोसिटी जो होगा इन फिगर 2, नाउ इन फिगर 2 एंगल जो फॉर्म हो रहा है दोनों वेलोसिटीज के द्वारा, V1 जिसको O1 P1 लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया गया है, और V2 को रिप्रेजेंट किया गया है O1 Q1 से। तो दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल P1 O1 Q1 इक्वल टू डेल्टा थीटा, और P1 Q1 जो होगा वह दोनों लाइन सेगमेंट के दोनों वेक्टर्स V1 वेलोसिटीज, दोनों वेक्टर्स मतलब वेलोसिटी V1 और V2, V1 वेक्टर V2 वेक्टर, दोनों वेलोसिटीज भी वेक्टर है, तो इसको रिप्रेजेंट किया गया है दोनों लाइन सेगमेंट से। तो दोनों लाइन सेगमेंट्स का जो एरो हेड है यहाँ पर P1 और यहाँ Q1, दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है डेल्टा भी, और डेल्टा भी का डायरेक्शन इनवर्ड है अंदर की तरफ, और तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन डेल्टा भी के अलॉन्ग ही होगा। ये भी अंदर की, ये भी इनवर्ड काम कर रहा है, सेंटर की ओर वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा भी।
तो डेल्टा भी P1 Q1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन सेगमेंट, वह डेल्टा भी है, डिफरेंस इन वेलोसिटीज ऑफ velocities at 2 points of the circle A and B respectively, डेल्टा भी इक्वल टू हो जाएगा यूजिंग ट्रायंगल ऑफ V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर. नाउ बोथ ट्रायंगल्स AOB कर्व ट्रायंगल एंड O1 P1 Q1 are similar because there are two sides OA and OB. In each triangle, two sides OA and OB are equal, and angle between them is delta theta is also equal to the angle between two sides O1 P1 and O1 Q1, which is also delta theta. तो दोनों का एंगल सेम है, दोनों साइड्स के बीच का, और दोनों साइड्स इस ट्रायंगल में दोनों साइड का भी लेंथ सेम है, उनके बीच का एंगल भी सेम है. देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो और यहाँ पर V1 V2 का जो मॉड है वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. मॉड V1 इक्वल टू मॉड V2 इक्वल टू V, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन हो ही रहा है, इसमें फिगर 1 में रिप्रेजेंट किया गया है यूनिफॉर्म स्पीड. नाउ टू बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, similar triangles. In two similar triangles, both triangles are similar because there are two sides. In each triangle, two sides are equal and angle between them is delta theta in each triangle. Therefore, both triangles are similar. Both triangles, एक कर्व ट्रायंगल है AOB और दूसरा O1 P1 Q1. Both triangles are similar. Therefore, the ratio of corresponding side, their corresponding side will also equal. The ratio of corresponding sides will also equal. Therefore, we have both triangles are similar. Since both triangles are similar, therefore we have their corresponding sides. Therefore, AB upon OA, AB upon OA equals to P1 Q1. AB का corresponding P1 Q1, P1 Q1 अपॉन OA के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ O1 P1, तो उनका भी रेशियो सेम हो जाएगा O1 P1. और AB इज डेल्टा S, आर्क हो गया डेल्टा S. OA इज R रेडियस. O1 P1 इज V1, उसका मैग्नीट्यूड V1, वेक्टर नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो V1 का मॉड जो है वो हो जाएगा कितना, V1 मॉड V2 मॉड इक्वल टू V. बाद में इसको लिख देंगे V1 अपॉन P1 Q1 इज डेल्टा V और O1 P1 इज V1. P1 Q1 इज डेल्टा V, P1 Q1 इज डेल्टा V. डिफरेंस इन टू वेलोसिटीज V1 एंड V2. डेल्टा V O1 P1 इज V1, V1 इज इक्वल टू V, दैट इज डेल्टा V, और V1 का मॉड तो V ही है. देयरफॉर डेल्टा S अपॉन R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V. अब इसी ये जो आपका रिलेशन मिला, इसके हेल्प से हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑब्टेन कर सकते हैं. नाउ वी कैन राइट डेल्टा V बाई V इक्वल्स टू डेल्टा S अपॉन R इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स AOB एंड O1 P1 Q1. वी हैव और डेल्टा V अपॉन V इक्वल्स टू डेल्टा S अपॉन R. चूँकि V1 का जो मॉड है वह V के इक्वल होगा, मॉड ऑफ V1 वेक्टर दैट इज V1 इक्वल टू V, और V2 भी मॉड ऑफ V2 भी, ये V2 हो जाएगा, मॉड ऑफ V2 ये भी V है. और वी कैन राइट डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा S मल्टीप्लाइड बाई V अपॉन R. डेल्टा V इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा S अपॉन R इंटू V. डेल्टा S मल्टीप्लाइड बाई V बाई R. V को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर RHS के न्यूमरेटर में. नाउ डिवाइडिंग दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई, चूँकि हमें एक्सेलेरेशन सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन मालूम करना है, इसलिए यहाँ डेल्टा V अपॉन डेल्टा T से डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलेरेशन हो जाएगा. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा T, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा T, दोनों तरफ इक्वेशन 2 के दोनों ओर
दोनों साइड्स में डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाई डेल्टा टी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा टी, we get delta V upon delta T is equal to delta S upon delta T multiplied by V upon R. Delta V by delta T, rate of change of velocity. It is acceleration, magnitude of acceleration A. Delta S by delta T, it is rate of change of distance. Delta S is the distance, that is arc AB, distance of arc AB, length, this length AB, arc AB is delta S, which is covered by the body in time delta t. delta t टाइम में बॉडी सर्किल के ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच गया, इसलिए जो आर्क कवर हुआ, जो आर्क डिस्टेंस ए बी कवर हुआ, सर्किल का जो आर्क ए बी, चाप ए बी है, वह डेल्टा एस है उसका लेंथ। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी स्पीड हो गया v इंटू वी बाई आर, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ए इजकल टू, देयरफॉर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ए इजकल टू वी अपॉन आर। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई टाइम, दैट इज डेल्टा वी। डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी डिफरेंस जो है, डिफरेंस इन वेलोसिटी डेल्टा वी है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम, दैट इज टाइम इंटरवल इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन, द एक्सेलेरेशन इज ए। तो दिस इज सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज इक्वेशन 3 विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, दिस इज सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन जो कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर centripetal acceleration in uniform circular motion. This is the expression for centripetal acceleration, in uniform circular motion. समरूप वृत्तीय गति में ये a स्मॉल a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, जो कि स्पीड का पावर 2 है, स्पीड का स्क्वायर है, तो स्पीड का पावर 2 है अपॉन रेडियस ऑफ द सर्किल। माने दो चीज़ पर डिपेंड केवल करता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, स्पीड पर और रेडियस पर। स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड स्क्वायर का, और रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया, डेल्टा वी का जो डायरेक्शन है, डेल्टा वी द चेंज इन वेलोसिटी, डिफरेंस इन टू वेलोसिटीज एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द सर्किल। तो डेल्टा वी इज v2 माइनस v1, तो डेल्टा वी का डायरेक्शन इनवर्ड है, p1 से q1 अंदर की तरफ इनवर्ड, और सेंटीपिटल फोर्स का भी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। तो द डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन विल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी, डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ए है, डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ऐसे वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड थी स्मॉल ए है, यहाँ पर एरो नहीं दिया है, तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ए वेक्टर मीन्स सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज अलोंग, will be along the direction of delta v, will be along the direction of delta v, जो कि इनवर्ड है, p1 से q1 की तरफ है, along p1 q1 है डेल्टा v, will be along the direction of delta v, क्योंकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी इनवर्ड काम करता है और डेल्टा भी इनवर्ड है। अगर सपोज करें कि डेल्टा थीटा टाइम स्मॉल टाइम इंटरवल, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो देन टाइम इंटरवल अगर 0 हो गया, डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल था दोनों स्मॉल टाइम इंटरवल में बॉडी ऑब्जेक्ट ए से सर्किल के ए से बी पॉइंट पर पहुंच गया है, अगर टाइम इंटरवल अगर 0 टेंड्स टू 0 कर दें, तो डेल्टा थीटा जो एंगल फॉर्म होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में v1 और v2, डेल्टा v1 और v2 कॉन्साइड हो जाएगा, v2
और V1 एक ही लाइन पर आ जाएगा, कॉन्साइड हो जाएगा। और उस सिचुएशन में डेल्टा भी V1 और V2 दोनों के ईच के, चूँकि एक ही लाइन पर आ जाएगा, दोनों कॉन्साइड हो जाएगा V1 V2, तो डेल्टा भी उस सिचुएशन में V1 और V2 के परपेंडिकुलर होगा। इसलिए सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन जो कि सेंटर की तरफ होगा वह वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे भी होगा क्योंकि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है टेंजेंशियल है, सर्किल के टेंजेंट, और रेडियस जो टेंजेंट होता है वो सर्किल के परपेंडिकुलर होता है, और सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन सेंटर की ओर होगा। तो टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और रेडियस के अलॉन्ग जो है सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन है। तो इसलिए स्पीड भी, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन भी स्पीड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई करके भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं कि इफ़ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 देन V1 एंड V2 विल बी कोइंसिडेंस, दोनों एक ही लाइन पर हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में डेल्टा भी परपेंडिकुलर हो जाएगा ईच V1 एंड V2। देयरफॉर सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, क्योंकि डेल्टा V के डायरेक्शन के अलॉन्ग सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होता है, तो उस सिचुएशन में सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन भी दोनों वेलोसिटीज V1 और V2 के भी परपेंडिकुलर होगा, ज्योमेट्री से भी और ऐसे भी, लॉजिकली भी। तो इफ now applying the condition, if time interval delta t approaching to 0 tends to 0 then delta theta भी tends to 0, क्योंकि डेल्टा टी टाइम स्मॉल टाइम इंटरवल में पार्टिकल और ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पर चला जाता है सर्किल के। तो अगर डेल्टा टी ही 0 हो जाएगा टाइम इंटरवल, तो डेल्टा थीटा भी टेंस टू 0, देन डेल्टा थीटा ऑल्सो टेंस टू 0, एंड इन दैट केस V1 एंड V2 भी V1 पे कोइंसिडेंस हो जाएगा, एक ही लाइन पर हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में डेल्टा भी दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा V1 और V2 के, क्योंकि V1 V2 कोइंसिडेंस हो जाएगा उस सिचुएशन में, दोनों एक लाइन पर हो जाएगा। देन डेल्टा भी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, देन डेल्टा भी परपेंडिकुलर हो जाएगा टू बोथ V1 एंड V2, परपेंडिकुलर टू बोथ, डेल्टा भी परपेंडिकुलर टू बोथ V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर। और चूंकि डेल्टा V के डायरेक्शन में ही सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन होता है इनवर्ड, डेल्टा V भी इनवर्ड, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन भी इनवर्ड, इसलिए डेल्टा V चूँकि परपेंडिकुलर हो गया उस सिचुएशन में V1 V2 के, जब डेल्टा टी टेंस टू 0 तो डेल्टा थीटा भी टेंस टू 0, तो V2 जो है O1 की वन लाइन O1 P1 के कोइंसिडेंस हो जाएगा, उसी के लॉन्ग हो जाएगा। देयरफॉर डेल्टा भी तब V1 और V2 दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसलिए सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन भी V1 V2 के वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन A विल ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटीज V1 एंड V2, क्योंकि सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन, विकेंट त्वरण का डायरेक्शन की जो दिशा है वह डेल्टा V की ही दिशा में है। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन will be also perpendicular to both velocities V1 and V2, velocities V1 and V2, velocities V1 वेक्टर एंड V2, मतलब सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। कंक्लूजन यही हुआ। तो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया A=v²/r। अब चूँकि सर्कुलर मोशन में दोनों चीज़ होता है, एक तो दोनों तरह का वेलोसिटी होता है, एक सर्कम्फ्रेंस के लॉन्ग लिनियर वेलोसिटी भी V1 है, यहाँ V2 है, और सेंटर पर जो है, सेंटर पर एंगल में चेंज होता है, तो उसके कारण एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो दोनों तरह का वेलोसिटी होता है सर्किल में, सर्कम्फ्रेंस के लॉन्ग लीनियर वेलोसिटी है, और सेंटर पर एंगल चेंज होगा, ए से बी पर पार्टिकल चला गया, ऑब्जेक्ट चला गया सर्किल पर, तो एंगल फॉर्म हुआ, एंगल में चेंज डेल्टा थीटा हुआ, तो थीटा भी चेंज होता है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी, ए बी जो आर्क है वो भी चेंज होता है। तो दोनों तरह का वेलोसिटी सर्किल में होगा। तो इसलिए वी कैन represent expression for centripetal force in terms of angular velocity also by using the relation
relation between linear velocity v and angular velocity omega, v is equal to r omega. So putting the expression v is equal to r omega in the final expression of centripetal acceleration, a is equal to v square upon r, यही एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया था, और v इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी भी सर्कुलर मोशन में है दोनों, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर दैट इज, और a इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर से आर कैंसिल हो गया, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया ओमेगा के टर्म में, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के टर्म में। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है जो कि होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ये आपको एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस के टर्म में आ गया, ये आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 में हमने रिप्रेजेंट किया था, ए इक्वल टू ऑब्टेन किया था, ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी के रूप में आर ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी in uniform circular motion, angular velocity of the object in uniform circular motion, and r is the radius of the circle, r radius of the circle. Now omega is also, omega can, this formula for centripetal acceleration can also be expressed as in term of frequency, बिकॉज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, 2 पाई रेडियन एक पूरे सर्किल में, एक पूरे रोटेशन में, जब सर ऑब्जेक्ट एक पूरा रोटेशन सर्किल पर पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा, तो उसके सेंटर पर जो एंगल होता है वह 360 डिग्री और इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई बाई टी हो गया एक पूरा रोटेशन में, क्योंकि ओमेगा होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी या थीटा अपॉन टी, तो एक फुल रोटेशन में थीटा इक्वल टू 2 पाई एंड टाइम पीरियड इज कैपिटल टी, 1 by t is equal to frequency. So then centripetal acceleration, another formula we obtain for centripetal acceleration, which is omega is equal to, after replacing omega by 2 pi n, so in terms of frequency, so centripetal acceleration in terms of frequency can be expressed as centripetal acceleration in terms, now finally centripetal acceleration in terms of frequency, omega is the angular frequency, terms of frequency can be expressed as, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, अभिकेंद्र त्वरण को, एक्सप्रेस्ड एज ए इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 pi upon time period, and 1 by t is equal to frequency, 2 pi n square is equal to r multiplied by 2 square, that is 4 pi square n square, and this is the expression is equal to 4 pi square r into n square. This is centripetal force in terms of frequency. This is equation number 5. तो थ्री फॉर्मूली को हमने ऑब्टेन किया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। फर्स्ट वाज इक्वेशन नंबर 3, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। नाउ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, एंड फाइनली इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एन, फ्रीक्वेंसी का सिंबल एन है, एन या एफ भी होता है फ्रीक्वेंसी का सिंबल, ये फ्रीक्वेंसी एन के टर्म में। तो और फाइनल जो एक्सप्रेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ए इक्वल टू आर इंटू ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन होल स्क्वायर, दैट इज आर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, दैट इज 4 पाई स्क्वायर आर एन स्क्वायर, वेयर एन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल रिवॉल्विंग इन द सर्किल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमने सेंट्रीपिटल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का 3 एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया। तो इसी के साथ ये एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। लेकिन इसमें जो फार्मूली हमने ऑब्टेन किया है, जो 3 फार्मूला ऑब्टेन किया है, 3 फार्मूली, उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स है, एनसीईआरटी टेस्ट प्रॉब्लम्स, उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ।
Now solutions of NCERT text problems based on the formula of centripetal acceleration. Question number 4.17 is a stone tied to the end of a string 80 centimeter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 40 revolutions in 25 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? एक स्टोन है और उसको एक स्ट्रिंग है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक डोरी है 80 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, उसके एक इंच से बांध करके उसको हॉरिजॉन्टल सर्किल में रोटेट कराया जा रहा है स्टोन को, हॉरिजॉन्टल सर्किल हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल सर्किल वर्टिकल प्लेन में। तो यह हॉरिजॉन्टल सर्किल में इसे रोटेट कराया जा रहा है। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। और स्टोन कितना रिवॉल्यूशन करता है? 14 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड, मतलब 25 सेकेंड में 14 रिवॉल्यूशन। तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन? 25 सेकेंड में 14, तो 1 सेकेंड में 14 अपॉन 25 रिवॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 14 अपॉन 25 रोटेशन पर सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टोन। तो नाउ इट इज गिवन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल इजकल टू लेंथ, और ये हो जाएगा इस स्ट्रिंग के लेंथ के स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग है तो उसका जो लेंथ है उसके उस स्ट्रिंग के एक इंच से स्टोन को बांध दिया गया है, टाइट कर दिया गया है, और दूसरे इंच से उसको स्ट्रिंग को पकड़ करके उसको हॉरिजॉन्टल सर्किल में रोटेट कराया जा रहा है। तो लेंथ जो होगा वह रेडियस, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच स्टोन इज रोटेटिंग। एल इजकल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इजकल टू रेडियस ऑफ द सर्किल and it is 80 cm, that is 80 upon 100 meter, that is 80 upon 100 meter, that is 0.8 meter। एक जीरो कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 8/10 that is 0.8 meter। एंड नाउ 40 रिवॉल्यूशंस इन 25 सेकेंड, 25 सेकेंड में 40 रिवॉल्यूशन है, तो 1 सेकेंड में 14 अपॉन 25, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टोन। एक चक्कर 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा वही फ्रीक्वेंसी हो गया। तो 25 सेकेंड में 14 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में 14 अपॉन 25 रिवॉल्यूशंस। फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टोन एन इजकल टू 14 अपॉन 25 रोटेशंस पर सेकेंड, रोटेशंस पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सेंटीपीटल? मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन इज, फॉर्मूला एक्सप्रेशन लगा दीजिए, एक्सप्रेशन अप्लाई कीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन, इसका जो फॉर्मूला है सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन का, पीटल एक्सेलेरेशन फ्रीक्वेंसी के टर्म, लास्ट फार्मूला जो हमने बतलाया था, एफ इजकल टू आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज आर इंटू 2 pi n स्क्वायर, दैट इज 4 pi स्क्वायर आर एन स्क्वायर, यही एक्सप्रेशन था। और सबसे पहला एक्सप्रेशन था एफ इजकल टू बी स्क्वायर बाई आर, बी इजकल टू आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एक आर ऊपर न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया, तो आर ओमेगा स्क्वायर। तो 3 फार्मूला हमने डिराइव किया, एक स्पीड के रूप में भी एफ इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर, सेकेंड इज सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन एफ और ए इज एक्सप्रेस्ड in terms of angular frequency by r omega square, and now finally third is 4 pi square r n square। फ्रीक्वेंसी के टर्म में सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन को एक्सप्रेस किया गया है। इसका सिंबल ए से हमने रिप्रेजेंट किया है। कभी कभी सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन को एफ सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन इज ए इक्वल्स टू, यही फार्मूला फ्रीक्वेंसी वाला यूज करेंगे, 4 pi स्क्वायर आर एन स्क्वायर, that is 4 into pi is equal to 3.14 square, radius is 0.8, frequency is n is 14 upon 25 rotations per second या revolutions per second स्क्वायर, और ये हो गया 0.8 into 4 that is 3.2 multiplied by 3.14 का स्क्वायर, that is 9.86 multiplied by ये
8 इंटू 4 हो ही गया, और 14 इंटू 14 स्क्वायर 196, एंड 25 स्क्वायर इज 25 इंटू 25 that is 625. 14 square is 14 multiplied by 14, 6 5 4 1 9 196. 14 स्क्वायर और 25 स्क्वायर इज 625. अब ये कैलकुलेशन करके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे फिर जो रिजल्ट आएगा तो उसमें 625 से डिवाइड करने पर ये नियरली 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है. तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन हो गया 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन इज along द रेडियस टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल. चूँकि हमने बतलाया सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था उसमें डायग्राम जो बनाया था फिगर, तो उसमें सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ था लेकिन रेडियस के लॉन्ग था. तो डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन इज along the radius of the circle towards its center, towards center of the circle, towards its center. तो यही इसका आंसर हुआ, डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन. और सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आफ्टर द कैलकुलेशन वी कैन फाइंड 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now question number 4.18 of the NCERT text problem. The problem is an aircraft executes a horizontal loop of radius 1 kilometer with a steady speed of 900 km per hour. Compare the centripetal acceleration with the acceleration due to gravity. एक एयरक्राफ्ट है, हवाई जहाज़ है, और हवा में वह हॉरिजॉन्टल लूप में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल लूप बनाते हुए वह 1 किलोमीटर, और रेडियस उसका कितना है हॉरिजॉन्टल सर्किल का 1 किलोमीटर है, और एक स्टेडी स्पीड से, मतलब कांस्टेंट स्पीड से, जो कि 900 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उससे मोशन कर रहा है सर्किल में, हॉरिजॉन्टल लूप बनाते हुए हॉरिजॉन्टल सर्किल में 900 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. स्टेडी स्पीड है ये, कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से. तो कंपेयर द सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन विद द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो पहले हम उसका एयरक्राफ्ट का सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन ऑब्टेन करेंगे, और उसके बाद एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, जिसका वैल्यू 9.8 होता है, तो उससे डिवाइड कर देंगे. तो कंपेरिजन हो जाएगा सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट टू द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. इस सॉल्यूशन इज, स्पीड दिया है, स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट v इक्वल टू स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट v इक्वल्स टू 900 किलोमीटर पर आवर, विच इज 900 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर पर सेकेंड. 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड. 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर दैट इज 1000 मीटर अपॉन 1 आवर दैट इज 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड. देयरफॉर 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 दैट इज 5/18 मीटर पर सेकेंड. दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड. इसलिए 900 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, तो उसमें हम 5/900 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट में आ गया. और 18 से ये 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 900, तो 50 इंटू 5 दैट इज 250 मीटर पर सेकेंड. नाउ सेंटीपिटल, चूँकि सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का जो फार्मूला होगा a इक्वल टू v²/r. चूँकि एयरक्राफ्ट हॉरिजॉन्टल सर्किल में सर्कुलर लूप बनाते हुए कितना रेडियस है 1 किलोमीटर. तो रेडियस ऑफ द सर्किल इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, और सर्किल इज रेडियस ऑफ द लूप, सर्कुलर लूप, और सर्किल इज सर्कुलर लूप इज r इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. दैट इज 1 किलोमीटर लूप है, दैट इज
सर्कुलर लूप है कितना 1 किलोमीटर, हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। तो अब एयरक्राफ्ट का सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन को कंपेयर करना है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो पहले हम सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला यूज करते हुए सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन ऑब्टेन करते हैं। देयरफॉर यूजिंग द फार्मूला फॉर सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, तो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट is A equals to v स्क्वायर अपॉन आर। v इज 250, अब v हो गया 900 किलोमीटर पर आवर, इज कन्वर्टेड इनटू एसआई यूनिट 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 250 स्क्वायर अपॉन आर इज 1 किलोमीटर, दैट इज 1000 मीटर। 1000 10 टू पावर 3 1000, दैट इज 250 इंटू 250 मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब देखिए यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गया। 25 इंटू 25 625 अपॉन 10 बचा, दैट इज 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन इज 625 अपॉन 10, दैट इज 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन इतना हो गया, लेकिन अब इसमें कंपेयर भी करना है, तो साथ साथ ए अपॉन जी कर देंगे। अब ए अपॉन जी सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन को एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कंपेयर करना है, तो नाउ कंपेयर करें तो ए अपॉन जी सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन आ गया 62.5 और जी का वैल्यू 9.8। कंपेयर करना है तो दोनों का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो ए इजकल टू 62.5, जी इजकल टू 9.8। ये डिसमल कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लेस पर है, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये कैंसिल हो गया। तो 625 अपॉन 98। अब ये नियर 6 पॉइंट, यस, अब इसको डिवाइड कर देंगे थी 625 से 98 में, 625 में 98 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 6 टाइम जाएगा, 6.3 के आसपास ये आएगा, नियरली इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 6.38। दिस रेशियो इज इक्वल टू 6.38 ए अपॉन जी। ये केवल 6.38 होगा, क्योंकि इसमें कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर इट इज 98 माने नियरली इक्वल टू 100। 625 है तो 6 टाइम पहली बार जाएगा, उसके बाद 0.38 ये विदाउट यूनिट, बिकॉज दोनों का यूनिट तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, स्मॉल ए का भी और जी का भी। तो कंपेयर करने पर एयरक्राफ्ट का सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो 6.38। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, पार्ट 19 मोशन इन अ प्लेन का, 4th चैप्टर का। बहुत लंबा चैप्टर था, 19 पार्ट हुआ इसमें। तो इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, और ये फाइनल पार्ट, ये जो पार्ट था फाइनल पार्ट था इस चैप्टर का। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अगले चैप्टर का होगा, चैप्टर 5 का, मोशन इन ए लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में भी 3 टॉपिक है, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तीनों लॉज पढ़ना है। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ना है, कंकरेंट फोर्सेस एंड इट्स इक्विलिब्रियम पढ़ना है, और उसके अलावा फ्रिक्शन भी पढ़ना है, और लास्ट में फिर सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन उसमें सेंटीपिटल फोर्स। अभी इस पार्ट में मैंने सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन के लिए एक्सप्रेशन निकाला, अब सेंटीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ना है, सेंटीपिटल फोर्स क्या है, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन है 2, मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए प्लेन रोड एंड प्लेन कर्व रोड, एंड मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए कर्व बैंक्ड रोड। इन दोनों एप्लीकेशन को पढ़ना है। उसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए वर्टिकल सर्किल, जिसमें वर्टिकल सर्किल के एवरी पॉइंट पर स्पीड अलग अलग होता है, तो उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। तो जो 5वां चैप्टर शुरू होगा, 5th चैप्टर शुरू होगा अगले वीडियो में, तो उसमें लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के पहले मैं सर्कुलर मोशन ही कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि यहाँ सर्कुलर मोशन से ही लास्ट कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही,
सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की हेल्प से सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन मालूम होगा। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सेंटीपिटल फोर्स और उसका एप्लीकेशंस। तो सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड टॉपिक को 5th चैप्टर में फर्स्ट वीडियो के रूप में होगा। पहले सर्कुलर मोशन, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन होगा, किया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।